हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा विलयन के प्रकार। क्या है? तो सेकंड टॉपिक है अपना विलयन के प्रकार। आपने अभी समझ लिया कि विलयन होता क्या है। तो विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित हो सकते हैं। अवयवों का मतलब होता है कंपोनेंट्स। वह अवयव जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। मैंने आपको बताया था, वह अवयव जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, और ये विलयन का भौतिक अवस्था को भी निर्धारित करता है। इसके अलावा विलयन में दूसरा अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलय कहते हैं। ठीक है, इस पार्ट में हम मुख्यतः द्विअंगी विलयन को ही ध्यान रख के चलेंगे। इसे आप खास तौर पर ध्यान रखें कि हम मात्र द्विअंगी विलयन को ही अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा द्विअंगी विलयन के अलावा भी हम जो इस चैप्टर में देखेंगे वो होगा इम्पॉर्टेंट द्रव विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलायक कौन होगा? द्रव होगा। विलायक द्रव होगा, उसे हम ध्यान दे के चलेंगे। यही इस पूरे पार्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, द्रव विलयन। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि विलयनों के प्रकार। बड़े ध्यान से सुनेंगे अब विलयनों के प्रकार। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन 9 प्रकार के हो सकते हैं। विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन 9 प्रकार के हो सकते हैं। वह विलयन जिसमें गैस विलायक का कार्य करे, वह विलयन जिसमें विलायक कौन है? गैस है, उसे हम गैसीय विलयन कहेंगे। आप भी ऐसे हाईलाइट इसलिए आपके सामने कर रहे हैं जिससे आप इसे देखें और समझें। वह विलयन जिसमें विलायक कौन है? गैस है, उसे गैसीय विलयन कहेंगे। ठीक है, वह विलयन जिसमें विलायक कौन है? द्रव है, उसे द्रव विलयन कहेंगे। ध्यान से देखेंगे। और वह विलयन जिसमें विलायक कौन है? ठोस है, उसे हम ठोस विलयन कहेंगे। टेक्निकली तो ठोस विलयन हम अपने आम जीवन में नहीं देखते हैं, है ना। तो अपन पहले देखते हैं। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला, गैस का गैस में मिश्रण या फिर गैस का गैस में विलयन। मतलब इसमें एक गैस की मात्रा अधिक होगी और दूसरे गैस की मात्रा कम होगी। ठीक है, मतलब एक गैस विलायक का कार्य करेगा और दूसरा गैस विलय का कार्य करेगा। मतलब विलायक कौन है? जिसकी मात्रा अधिक है। विलय कौन है? जिसकी मात्रा कम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहीं आपको बना के समझा रहा हूँ। ठीक, अब आप देखेंगे इस पात्र में जो भी ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा? विलायक। ठीक, और जो कम होगा वो क्या कहलाएगा? विलय। तो गैस का गैस में मिश्रण मतलब इसमें विलायक कौन है? गैस है, और दूसरा विलय भी कौन है? गैस है। लेकिन इसमें एक गैस की मात्रा अधिक है और दूसरे गैस की मात्रा कम है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, अगर हम कहें कि नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होता है ना, वातावरण में भी नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होता है। ठीक, और ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है। तो नाइट्रोजन विलायक का कार्य करेगा और ऑक्सीजन विलय का कार्य करेगा। दूसरा, गैस में द्रव का मिश्रण, मतलब इसमें फिर से गैस की मात्रा अधिक है और द्रव की मात्रा कम है। जैसे हमारे वातावरण में उपस्थित नमी, ये एक उदाहरण हो सकता है। इसके अलावा जैसे नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म का मिश्रण, नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। क्लोरोफॉर्म द्रव अवस्था में होता है। तीसरा होता है गैस में ठोस का मिश्रण। गैस में ठोस, तो नाइट्रोजन में कपूर का मिश्रण। नाइट्रोजन में कौन उपस्थित है? कपूर। दूसरा हम देखेंगे द्रव और गैसीय विलयन। द्रव और गैसीय विलयन में द्रव की मात्रा अधिक होगी, गैस की मात्रा कम होगी। उदाहरण के लिए जल में घुला हुआ ऑक्सीजन, जल में उपस्थित ऑक्सीजन। दूसरा इसके अलावा होता है द्रव में द्रव का मिश्रण, मतलब द्रव की मात्रा, एक द्रव की मात्रा अधिक है और दूसरे द्रव की मात्रा कम है। जैसे जल एवं अल्कोहल का मिश्रण,
जल एवं अल्कोहल का मिश्रण, क्योंकि जल और अल्कोहल एक दूसरे में घुलनशील होते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं। तीसरा होता है द्रव और ठोस का मिश्रण, जैसे जल में उपस्थित शक्कर, जल में उपस्थित नमक, जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है एवं शक्कर या नमक की मात्रा कम होती है। जल में घुला हुआ ग्लूकोज इसका उदाहरण हो सकता है। अगला होता है ठोस विलयन। ठोस विलयन में ठोस विलायक का कार्य करता है। टेक्निकली हम इसे नहीं देखते हैं, फिर भी हम मान सकते हैं कि ठोस की मात्रा अधिक है और दूसरा जो विलय है इसकी मात्रा कम होगी। जैसे ठोस में उपस्थित गैस, अब ठोस में कौन सा गैस उपस्थित है, तो जो पैलेडियम है, पैलेडियम और हाइड्रोजन का मिश्रण, ठीक है, जो पैलेडियम है और हाइड्रोजन का मिश्रण, क्योंकि इस पैलेडियम पे हाइड्रोजन क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है ना। अगला होता है ठोस एवं द्रव का मिश्रण। इसमें ठोस की मात्रा अधिक मान रहे हैं, द्रव की मात्रा कम मान रहे हैं। तो ठोस कौन है, सोडियम, और कम कौन है, द्रव कौन है, तो ये होगा पारा। पारा माने मर्क्यूरी। अगला होता है ठोस एवं ठोस का मिश्रण। इसमें एक ठोस अधिक मात्रा में होगा और दूसरा ठोस कम मात्रा में होगा। तो तांबा, जिसे हम एलॉय कह सकते हैं, जो तांबा है मतलब आपका कॉपर और सोना, इन दोनों का मिश्रण, ठीक है, जिससे हमें एलॉय मिलता है, मिश्र जो आपका एलॉय है इसका जो निर्माण होता है, ये इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये हो गए विलायकों के प्रकार। बड़े ध्यान से समझेंगे, विलायक जो होते हैं वो 9 प्रकार के हो सकते हैं। जो ये विलयन है ये 9 प्रकार के विलयन हो सकते हैं। 9 प्रकार के विलयन, विलायक के आधार पे 9 प्रकार के विलयन हो सकते हैं। पहला ऐसा विलयन जो गैस में बनता है, दूसरा ऐसा विलयन जो द्रव में बनता है, और तीसरा ऐसा विलयन जो ठोस में बनता है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपका द्रव विलयन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा होगा, द्रव विलयन, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है विलयनों की सांद्रता। विलयनों की सांद्रता। सांद्रता माने कॉन्सेंट्रेशन। सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि विलयन की सांद्रता होती क्या है, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत है। ये प्रश्न आपके दिमाग में उठना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। तो विलयनों की सांद्रता हमें ये बताती है कि किसी विलयन की निश्चित मात्रा में, किसी विलयन की निश्चित मात्रा में कितना विलय उपस्थित है। ठीक, बड़े ध्यान से सुनेंगे, किसी विलयन की निश्चित मात्रा में कितना विलय उपस्थित है, ये हमें बताता है सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कि कौन सा विलयन सांद्र है और कौन सा विलयन तनु है, कौन सा जो सॉल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड है और कौन सा सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तो सांद्रता को हम 2 रूप से व्यक्त कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, किसी विलयन का संगठन उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जा सकता है। सांद्रता को गुणात्मक एवं मात्रात्मक 2 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। गुणात्मक जो होता है, जो ये रूप है गुणात्मक रूप, ठीक है, यह बस इतना बताता है कि जो विलयन तनु है कि सांद्र है। ठीक है, कि अर्थात विलयन में विलय की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम होगी अगर वो तनु होगा, और विलयन में विलय की मात्रा अधिक होगी अगर वो सांद्र होगा। बट ये जिस प्रकार से बताया जा रहा है ये हमारे इतने काम का नहीं है, इससे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए हम इसके कॉन्सेंट्रेशन को या फिर सांद्रता को मात्रात्मक रूप में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अतः विलयनों की सांद्रता को मात्रात्मक रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। अब मात्रात्मक रूप में मतलब इन टर्म्स ऑफ यूनिट। ठीक है,
तो हम इस रूप में भी इसे ज्ञात कर सकते हैं। जो पहला होता है इसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, जो पहला देखेंगे। दूसरा होगा आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को हम इंग्लिश में वेट परसेंट भी कहते हैं और आयतन प्रतिशत को हम वॉल्यूम परसेंट भी कहते हैं। तो वेट परसेंट पे यहाँ पे वेट बाई वेट है और दूसरा आयतन प्रतिशत में ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है। मतलब इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये मतलब है क्या आखिरकार। इसमें कॉन्सेंट्रेशन को जनरली हम स्ट्रेंथ के रूप में भी दर्शाते हैं। स्ट्रेंथ कहने का मतलब होता है क्षमता, ठीक, स्ट्रेंथ के रूप में भी दर्शाते हैं। इसे हम सबसे पहले देखेंगे। और मैंने आपको बताया था कि हम जो सांद्रता है उसे लेते क्यों हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि सांद्रता दो प्रकार से वर्णित किया जा सकता है, एक तो मात्रात्मक रूप में और दूसरा होता है आपका गुणात्मक रूप में। गुणात्मक रूप से तो आपके समझ में आ गया कि एक तो ये तनु हो सकता है और दूसरा ये सांद्र हो सकता है। तनु और सांद्र से बस हम इतना बता सकते हैं कि चलिए ये तनु है और ये सांद्र। तनु कहने का मतलब है इसमें जो आपका विलय है इसकी मात्रा बहुत कम है और जो सांद्र है इसमें विलय की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा है। लेकिन कितनी है ये हम नहीं बता सकते, कितनी है ये हम नहीं समझा सकते। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम इसे मात्रात्मक रूप में बता सकें। मात्रात्मक रूप में हमें ये पता चलता है कि कितनी मात्रा किसी विलय की किसी विलायक में या फिर विलयन में उपस्थित है, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं। तो इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका उपयोग क्या है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हम दो या दो से अधिक विलयनों को कंपेयर कर सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। ये हम देख सकते हैं कि उनका अध्ययन के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपन देखना चाहते हैं उदाहरण के तौर पे क्या कि अगर देखिए अगर हम कंसंट्रेशन देख रहे हैं, क्षमता देख रहे हैं, तो हमें ये देख सकते हैं कि पहला अगर मान के चलिए कि हमारे पास 1 लीटर पानी है। ये हमारे पास अगर 1 लीटर पानी अवेलेबल है, ये भी 1 लीटर पानी है और ये भी 1 लीटर पानी है। दोनों में जो विलायक है वो जल है, मतलब ये द्रव विलयन होगा। ये भी 1 लीटर है और ये भी 1 लीटर है। ये भी 1 लीटर जल हुआ और ये भी 1 लीटर जल हुआ। अब इस 1 लीटर जल मतलब जो विलायक है ये भी जल है और ये भी जल है, मतलब ये भी द्रव विलयन है और ये भी द्रव विलयन है, ठीक है। अब हम डिफाइन कर रहे हैं कि इसमें विलय कितना उपस्थित है। यहाँ पे 1 लीटर जल में उपस्थित जो शक्कर है या फिर आपका शुगर है या फिर ग्लूकोज जो भी या फिर नमक है, फॉर एग्जांपल NaCl है। अब यहाँ पे NaCl नमक की मात्रा कितनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम हो गया। और यहाँ पे यही जो नमक की मात्रा है ये 10 ग्राम है। ये कितने ग्राम है, ये 10 ग्राम है और ये कितने ग्राम है, ये 100 ग्राम है। तो यहाँ पे NaCl 10 ग्राम है और यहाँ पे NaCl 100 ग्राम्स है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका गुणात्मक रूप से जो हम देख रहे थे कि इसकी सांद्रता अधिक है क्योंकि इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है और इसमें सांद्रता कम है क्योंकि इसमें नमक की मात्रा कम है। मतलब ये क्या होगा, ये सांद्र विलयन होगा और ये तनु विलयन होगा। लेकिन अब हम क्षमता के रूप में कंपेयर करना चाहें कि किसकी क्षमता ज़्यादा है, किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें 100 ग्राम्स NaCl अवेलेबल है और यहाँ पे 10 ग्राम्स NaCl अवेलेबल है। मतलब इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तो जो स्ट्रेंथ है उसे हम जनरली ग्राम प्रति लीटर में ही दर्शाते हैं। ग्राम प्रति लीटर में हम इसे दर्शाते हैं क्षमता को, है ना। इसका मात्रक ग्राम प्रति लीटर होता है, ठीक है। तो ग्राम प्रति लीटर में इसे दर्शाया, मतलब ग्राम प्रति लीटर कहने का मतलब क्या है कि कितना ग्राम था NaCl, तो यहाँ पे NaCl कितना ग्राम था, 100 ग्राम था प्रति लीटर और यहाँ पे NaCl की मात्रा क्या थी, 10 ग्राम थी प्रति लीटर। तो इससे हमें समझ में आ गया कि इसमें 100 ग्राम NaCl उपस्थित है प्रति 1 लीटर और यहाँ पे 10 ग्राम NaCl उपस्थित है प्रति 1 लीटर। मतलब यहाँ पे इसकी सांद्रता ज़्यादा है और इसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो इससे हमें
जो दोनों विलयनों का जो अध्ययन करना था, जो इनकी तुलना करनी थी, वो हम करके देख सकते हैं मात्रात्मक रूप में। हमें देखने से समझ में आ जाता है कि किसकी सांद्रता ज़्यादा है, किस में विलय की मात्रा ज़्यादा है और किस में विलय की मात्रा कम है। तो उसे प्रदर्शित करने के लिए हम कुछ प्रकार देखते हैं। अब वो कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला होता है द्रव्यमान विलयन, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत है, तो द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है? सबसे पहले तो इसे अंग्रेजी में वेट बाय वेट सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो इसमें हम विलय का भी वेट लेते हैं और विलायक का भी वेट लेते हैं, है ना। विलय का भी वेट लेते हैं, विलायक का भी वेट लेते हैं। कुल मिला के हमें विलयन का कुल द्रव्यमान लेना होता है। तो ये होता